हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सतवीर यादव लेके आया हूँ आप सभी के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है आयोग। बॉडीज के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे और बॉडीज के अंतर्गत आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही बॉडी के बारे में जिसका नाम है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से लगातार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होता कौन है, ये पद कहाँ से आया और किस तरीके से इस पद को शक्तियाँ दी जा रही हैं, साथ ही वर्तमान में कौन हमारे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक हैं, उन सभी के बारे में जानकारी जुड़ाते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के इस टॉपिक पे। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पे कैग भी कहते हैं, ठीक है। तो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नाम से स्पष्ट हो रहा है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, जिसके बारे में भारतीय संविधान का आर्टिकल 148 उल्लेख करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के बारे में उल्लेख किया गया है। जो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है, यह धन का क्या होता है, प्रहरी होता है। फर्स्ट थिंग, सीधा सीधा ध्यान दीजिए, धन का क्या है, प्रहरी कह सकते हैं, वित्त का पोषक भी कह सकते हैं। धन का प्रहरी, वित्त का पोषक या फिर धन का संरक्षक कहलाता है कैग। कैग के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर तर्क दिया है और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कैग को क्या कहा है, कैग के बारे में बोला है कि कैग को लोक लेखा समिति का क्या होना चाहिए, मार्गदर्शक होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि कैग को यहाँ पर लोक लेखा जो समिति है उसका मार्गदर्शक होना चाहिए, क्योंकि लोक लेखा समिति भी कहीं ना कहीं डाटाज के बारे में ही जांच करती है, कैग के द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है। अब ऐसे में जो कैग काम कर रहा है, तो ऐसे में लोक लेखा समिति का इसका मार्गदर्शक होना चाहिए, उसे बताना चाहिए, दोनों को मिलकर के कार्य करना चाहिए, ना कि यहाँ पर रखवाला कुत्ता होना चाहिए। यानी कि एक दूसरे की जासूसी नहीं करनी चाहिए, वो जासूसी कुत्ता नहीं होना, बल्कि यहाँ पर मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना चाहिए। इस तरीके का एक तर्क दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। वहीं हमारे भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कैग को भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण क्या बताते हैं, अधिकारी बताते हैं। और यह बताया जो कि यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमान्य जो खर्च होंगे, इन खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च ना होने पाए। तो कहीं ना कहीं इस बात से हमें स्पष्ट हो रहा होगा, अनुमान्य खर्चों की बात की जा रही है कि जो अनुमानित जो खर्चे हैं, इन खर्चों से कहीं ज़्यादा पैसा तो नहीं लग रहा है। इस बात के ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य कौन कर रहा है, कैग को दिया जा रहा है। तो कैग मूल रूप से उन सभी पैसों के ऊपर निगरानी रखेगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कितना पैसा किस मद के ऊपर, किस कार्य के ऊपर खर्च किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसे धन का प्रहरी भी कहा गया है। भारतीय संविधान में कैग जो होता है एक स्वतंत्र प्राधिकरण है, जिसके ऊपर किसी प्रकार की कोई बंदिशें नहीं होती हैं। लेखाकार का जो कार्यालय है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो यह 1858 में स्थापित किया गया था। भारत में पहली बार लेखाकार जो कार्यालय है 1858 में स्थापित हुआ, जबकि 1860 में भारत में पहली बार सर एडवर्ड इमंड साहब, जो कि प्रथम ऑडिटर जनरल के रूप में भारत आए थे। ठीक है ना, ये नियुक्त किए जा रहे हैं, अपॉइंट किए जा रहे हैं। और प्रथम जो यहाँ पर ऑडिटर जनरल नियुक्त किए गए थे एडवर्ड इमंड साहब थे। 1860 में पद दिया गया था इन्हें, क्योंकि 1860 में पहली बार भारत के अंदर बजट लाया गया था और इस बजट में अनुमानित खर्चे कितने कितने होंगे, कहाँ कहाँ किए जाएंगे, इन सभी के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया जिसे ऑडिटर जनरल बोला गया था। बाद में इसी को भारत का क्या बोल दिया गया, लेखा परीक्षक व महालेखाकार कहा जाने लग गया। ठीक है, तो नाम को ही आगे चल करके यहाँ पे लेखा परीक्षक और महालेखाकार कहा जाने लग गया। बाद में होता क्या है कि साल 1866 में इस नाम में परिवर्तन किया गया और नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया जा रहा है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। तो कैग जो पद आ रहा है मूलतः ये 1866 में आ रहा है। याद रखिएगा, साल 1884 में भारत का जो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है, इस रूप में इसका नाम कर दिया गया। पहले सिर्फ इसे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, बाद में 1884 में इसे भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से इसको पुकारा जाने लग गया। 1919 के अंदर
भारत सरकार जो अधिनियम लाया गया है इसके अंतर्गत महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से क्या कर दिया जा रहा है, नियंत्रण से मुक्त करके इसे एक वैधानिक दर्जा दिया गया, कानूनी दर्जा दिया गया। तो पद को जो कानूनी दर्जा है ये 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में दिया जा रहा है। वहीं भारत सरकार जो अधिनियम है 1935, भारत सरकार अधिनियम जो कि सबसे बड़ा अधिनियम रहा है, और इस अधिनियम में इस कैग को कुछ क्या दी जा रही हैं, शक्तियां दी गई हैं। तो प्रश्न बने कि कैग को शक्तियां किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई हैं, तो 1935 अधिनियम के द्वारा कैग को ये शक्तियां दी जा रही हैं। वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में राष्ट्रपति द्वारा एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। तो कैग की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नियुक्ति कर रहा है राष्ट्रपति। साल 1958 के अंदर कैग के जो क्षेत्राधिकार हैं, इस क्षेत्राधिकार में जम्मू कश्मीर को भी क्या कर लिया गया था, शामिल किया गया था, जो कि 31 अक्टूबर 2019 से भारत का मूल अंग में शामिल हो चुका है जम्मू कश्मीर। आप सभी को पता ही होगा, विदित होना चाहिए इस बारे में। तो उसके बाद में संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर किए जा रहे अनुमानित खर्चों की जो जानकारी है वो कैग रखेगा। वर्ष 1971 की बात करें तो 71 में केंद्र सरकार ने कैग के कर्तव्य और शक्तियां साथ ही सेवा शर्तें भी क्या कर दी, लागू कर दी कि कैग का कर्तव्य क्या होगा, इसको कौन कौन सी शक्तियां दी जाएंगी और इसकी सेवा शर्तें क्या होंगी। 1976 की अगर बात करें तो 1976 में कैग को केंद्र सरकार के लेखांकन कार्यों से क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। लेकिन राज्य सरकारों के लेखांकन के कार्यों को आज भी कौन देखता है, कैग ही देखता है। याद रखने वाली बात है दोस्तों कि कैग भारत सरकार की संसद का सदस्य नहीं होता, संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन नियंत्रण का कार्य करता है। ठीक है, बात करें हम इसकी नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में, तो नियुक्ति और कार्यकाल जो है, कैग की नियुक्ति और कार्यकाल ये कौन देखेगा, तो कैग की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति की सील व वारंट द्वारा इसकी क्या होती है, नियुक्ति की जाती है। और उसका जो कार्यकाल होता है, कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ठीक है दोस्तों, कार्यकाल होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले होता है वो इसका कार्यकाल होता है। लेकिन मृत्यु हो जाने राष्ट्रपति को संबोधित क्या दे दें, त्यागपत्र, तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को जाएगा। नियुक्ति भी राष्ट्रपति कर रहा है, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष हो रहा है। ठीक है, या फिर न्यायाधीश के समान इसके ऊपर क्या लाया जा सकता है, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा, जो कि साबित कदाचार या किसी भी संविधान के अतिक्रमण किए जाने की स्थिति में लाया जाएगा। ठीक है, तो इसे समय से पूर्व यहाँ से हटाया भी जा सकता है दोस्तों। तो इस बात को जरूर अच्छे से हमें ध्यान में रखना होगा। ओके, बात करें यहाँ पर शपथ के बारे में, तो शपथ कौन दिला रहा है, शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। शपथ दिलाने का काम करेगा राष्ट्रपति। योग्यताओं की बात करें तो ऑडिट कार्य का क्या होना चाहिए, ऑडिट कार्य का इसको अनुभव होना चाहिए। वेतन की बात करें तो 2,50,000 रुपये इसका क्या होता है, वेतन होता है। ओके, तो वेतन जो होगा 2,50,000, यानी कि न्यायाधीशों के समान ही इसको वेतन दिया जाएगा, जो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। जबकि मूल संविधान में इसका जो वेतन रखा गया था वो सिर्फ 4,000 रुपये रखा गया था। ओके दोस्तों, बात करें कैग के कार्य और शक्तियाँ क्या होती हैं। सबसे पहले कैग को विभिन्न स्रोतों से ऑडिट करने के अधिकार प्राप्त होते हैं। अलग अलग स्रोतों से ये क्या कर सकता है, ऑडिट कर सकता है, जांच कर सकता है किस पे कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। कैग जो होगा ये भारत की संचित निधि और प्रत्येक राज्य या फिर यूनियन जो टेरिटरी है जिसकी अपनी एक विधानसभा है, उसकी जो संचित निधि है उससे संबंधित खातों से सभी प्रकार के खर्चों का क्या कर सकता है, निरीक्षण करता है कि किस राज्य ने कितना पैसा कहाँ पे खर्च किया है और क्या ये लीगली रूप से खर्च होना चाहिए था या फिर नहीं होना चाहिए था, ये भी कैग देखता है। साथ ही कैग जो होगा ये केंद्र सरकार और राज्य जो सरकारें हैं, राज्य सरकारों के किसी भी विभाग के सभी क्या होंगे, ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ हानि और उसकी जो बैलेंस शीट है, इन सभी की भी ऑडिट करता है। साथ ही जो कैग है ये धन संबंधी जानकारी किसको देगा, राष्ट्रपति को देने का भी कार्य करता है। तो धन संबंधी जानकारी राष्ट्रपति को देता है। बात करें भारत का जो प्रथम कैग बने थे, इनका नाम था नरसिंह राव साहब। वहीं वर्तमान में कैग बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। याद रखिए दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर सभी जो कैग अब तक बने हैं उन सभी की लिस्ट है। सबसे पहले भारत के जो कैग बने थे वो आपके सामने दिख रहे होंगे। सबसे पहले बने हैं वी नरहरि राव, 1948 में बने थे, 1954 तक का कार्यकाल करे। देश के पहले जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक बने हैं भारत के,
वो नरहरि राव साहब बने हैं। इसके बाद में ए के चंद्रा, ए के राय, एस रंगनाथन साहब, ए बक्सी जी, ज्ञान प्रकाश, टी एन चतुर्वेदी जी बने हैं, सी जी सोमैया, वी के सुंगलू, वी एन कौल, विनोद राय, शशिकांत, राजीव महर्षि और वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जो कि 2020 से लगातार इस पद पर हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एक चैप्टर था कैग के बारे में, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के बारे में। तो आज के इस सेशन में हमने जाना है कैग के बारे में कि जो कि धन का प्रहरी है, वित्त का पोषक है, सभी प्रकार के आय व्यय के सभी स्रोत, इनकी सभी के ऊपर ऑडिट करने का कार्य हमारा कैग करता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को जाएगा। कार्यकाल इसका जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है। एक चीज़ ध्यान रखना, योग्यता वही होगी, विशेष रूप से ऑडिट कार्य का जो अनुभव रखता है ऐसा व्यक्ति नियंत्रक व महालेखा परीक्षक बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में यहीं तक बातें, फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।